देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन। हमें देखना था कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरंतरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है यदि किसी मेंबर पे, तो उसका अंतिम निर्णय किसका होगा। तो ये चीज़ें बतानी है। तो भैया यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पर एंटी डिफेक्शन 10th अनुसूची में जिसका जो होता है वो शक्ति होता है आपका स्पीकर का। स्पीकर का शक्ति होता है। तो इसलिए ये पहला वाला गलत हो गया। अब भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उद्देश्य नहीं है 10th शेड्यूल में ये डिफाइन है 10वीं अनुसूची में, तो ये भी है 10th शेड्यूल में है, संविधान में उल्लेख है भाई 10वीं अनुसूची में। इसका मतलब दोनों गलत, तो इसका आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। आगे देखिए 29th क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्य सरकार के पास गौण खनिजों के निष्कर्ष के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने का कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हो। तो भाई साहब ये कथन ही गलत है। और ये कथन गलत क्यों है? क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बोलता है MMDR एक्ट 1957, ये शक्ति ये फाल करता है राज्य जो होगा वही जो मिनरल्स हैं जो कि गौण खनिज जिसको बोला जाता है, तो वो क्या उनके रूप में आता है, राज्य के अधीन आता है। भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों की अनुसूचित करने की शक्ति है। मतलब भारत सरकार क्या कानून बना सकता है, तो एकदम सही है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। इसका मतलब यदि देखें तो इसका आंसर क्या होगा कि कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। मतलब इसका आंसर डी होगा दोस्तों, डी। ये डी है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन अंग्रेजी में आते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो यूरोपियन यूनियन ने ये बनाया था, यूरोपियन यूनियन, और उसने बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई 2030 तक 20% रिस्टोर करना है और 2050 तक 100%, ये लक्ष्य रखा था। तो ये यूरोपियन यूनियन का है नेचर रिस्टोरेशन लॉ, और बाइंडिंग है। सबसे बड़ी बात है बाइंडिंग है, सब बाइंडिंग है, सब पे बाइंडिंग है, मतलब ये मैंडेटरी है, इसको लागू करा जाएगा। तो 30 का जो आंसर होगा वो ये होगा। आगे देखिए 31 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है। 31 कह रहा है द विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल लॉ, एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज अ फंडामेंटल राइट, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऑर्डिनेंस जो है उसमें वो क्या क्या कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस लागू होता है सेम एज ए जो पार्लियामेंट्री का लॉ होता है, संसद का जो कानून होता है वैसा ही लॉ लागू होता है भाई। लॉ ये अलग तरीके से कुछ नहीं लागू होता है। तो सिंपल सी बात है कि क्या सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है? यस, सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है। ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट कर सकता है? नहीं, क्योंकि 13 जो अनुच्छेद है वो करने नहीं देता भाई। वो कहता है कि यदि कोई भी लॉ और कानून बनाओ वो असंगत हो मौलिक अधिकार के साथ तो वो शून्य होगा। तो आपका ऑर्डिनेंस जो है फंडामेंटल राइट को ख़त्म नहीं करता या संशोधन नहीं कर सकता। वहीं तो ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द बैक डेट, क्या बैक डेट से हो सकता है? तो यस,
इसका आंसर तो क्या होगा, आंसर 1 और 3। इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 3, 1 एंड 3 इसका आंसर है। आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल नेम आफ्टर द फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरा, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द, नागालैंड के द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और त्रिपुरा, इनिशियली द पार्ट सी स्टेट, इट बिकम द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट 1956 एंड लेटर अटेंड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। तो इसको यदि देखेंगे इसको देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है इसका, ईटानगर। तो ईटानगर से निकल के आता है भाई ईटा प्लस नगर, तो फोर्ट। ठीक है। दूसरा, इसमें 2 नेशनल पार्क, हाँ तो 2 अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, एक है नम डफा और दूसरा है मोलिंग नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क है, एकदम सही है। तो पहला वाला तो पेयर ठीक है, ये वाला। दूसरा, नागालैंड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ भैया, तो ये कब आया था, तो नागालैंड जब बना था ये 13वां संशोधन में, 13th अमेंडमेंट एक्ट में इसका निर्माण हुआ था। अमेंडमेंट एक्ट ये 13वां संशोधन में आया था। और 13वां संशोधन में कब आया था, तो इसको देखेंगे तो 1962 में, 1962 में और 63 में, 1962 13वां संशोधन था, 1962 13वां संशोधन था और 63 में ये रूप में आ गया। और तीसरा, त्रिपुरा को देखे जाए तो पहले ये पार्ट सी में हुआ करता था, 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसको यूटी बनाया गया और उसके बाद ये स्टेटहुड मिला इसको 1972 में। इसका मतलब तीनों सही है। तो तीनों यदि सही है तो इसका आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो हम देखेंगे तो ऑल ऑफ 3 सी आंसर, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। अब भारत के संबंध में देखें तो इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल का निर्माण कैसे हुआ है। तो भाई देखो, इंटर स्टेट काउंसिल तो 263 आर्टिकल से निकल के आता है, अनुच्छेद 263। वहीं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये भाई स्टेशनरी बॉडी है, लॉ द्वारा बनाया गया है 1998 में। और जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया है 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। इसका मतलब जो संवैधानिक बॉडी है केवल इंटर स्टेट काउंसिल है। तो इंटर स्टेट काउंसिल, इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है आपका, तो केवल ओनली 1, इसका आंसर जो होगा वो ओनली 1 होगा, ये आंसर है इसका। अब देखिए 34 क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट द सर्टेन स्पेयर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट हिज हर ऑन डिस्क्रेशन। तो देखिए 34 क्वेश्चन को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसा मेंशन किया है कि गवर्नर है अपने विवेकाधीन पर काम करेगा। यस, 163 अनुच्छेद आर्टिकल कहता है कि भैया गवर्नर है जो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद से होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे रिजर्व करना बिल को प्रेसिडेंट के लिए, या 356 में जो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए है तो वो अपने विवेकाधीन पे काम करता है। इसका मतलब ये वाला आपका एकदम सही है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ऑन रिजर्व बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बिगिन फॉरवर्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। देखो भाई, ये प्रेसिडेंट का पावर नहीं है कि भैया वो खुद बुला ले, ये काम गवर्नर का है, रिजर्व करे बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो ये शक्ति किस में दी गई है, तो भाई ये 200 आर्टिकल जो है, 200 अनुच्छेद गवर्नर के लिए है
जो ये कहता है कि आर्टिकल 200 में कि गवर्नर रिजर्व करेगा बिल को और उसके बाद प्रेसिडेंट को उसको एसेंट के लिए रखेगा, तो इसका मतलब दूसरा वाला गलत है आपका, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट में आप बताएंगे कि करेक्ट जो है भैया वो 1 है। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब कुछ पेयर को देखिए। द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथकीकरण की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि भाई शक्तियों के जो पृथकीकरण है, शक्तियों का जो पृथकीकरण है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, तो एकदम आता है भाई ये आर्टिकल 50। दूसरा, द वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये एकदम 51F है आपका। और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन फैक्ट्री फंडामेंटल राइट 24। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों सही है। इसका आंसर कौन है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब जो इसका आंसर होने वाला है वो ऑल ऑफ 3 ये होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एनी एरिया इन द स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, मतलब किसी भी संविधान में किसी राज्य के कुछ एरिया जो शेड्यूल एरिया अनुसूची क्षेत्र के रूप में डाल दिया जाता है, तो उसके बारे में है कि स्टेट गवर्नमेंट लॉसेस इस एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड अ लोकल बॉडी अज्यूम अ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या ऐसे केस में राज्य सरकार है उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो खत्म हो जाता है? तो नहीं होता जी, नहीं होता है। वो एरिया में उसका एग्जीक्यूटिव पावर चलता रहेगा और यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। एकदम जब सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना हो वो शेड्यूल एरिया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके प्रशासन और सारे चीज़ों को देख सकता है। इसका मतलब ये इसका आंसर बी होने वाला है। बी आंसर होगा। आगे देखिए 37वां क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का तो नहीं भाई, ये हैवी इंडस्ट्री का है। दूसरा कॉयर बोर्ड, ये तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में आता है। और नेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। मतलब तीनों के तीनों पेयर गलत है। यदि तीनों के तीनों पेयर गलत है तो इसका आंसर क्या होने वाला है? नन ऑफ दीज। डी आंसर, डी आंसर होगा इसका, डी। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट और कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस for the constitutional amendment with the respect to which of the above ratification by legislature of not less than 1/2 of the state is required before presenting the bill to the president of India for assent। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर आपको स्टेट राज्य को मतलब हाफ ऑफ राज्य की कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है उसकी संशोधन करने के लिए। तो देख ले, तो ध्यान से देखेंगे उसी चीज़ को लिए मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी का कंडीशन क्या होता है कि संसद में 2/3 मेजोरिटी से पास हो और 2/3 मेजोरिटी से संसद में पास हो और हाफ ऑफ द राज्य जो है वो कंसेंट दे। तो इन केस में यदि हमें देखा जाए तो वो चीज़ें जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, उसी चीज़ को स्पेशल मेजोरिटी के साथ संशोधन होता है। तो देखा जाए तो 7th शेड्यूल यस इसमें होगा, क्योंकि जैसे यूनियन लिस्ट में आप चेंज करेंगे तो राज्य और यूनियन लिस्ट के जो कार्य है उसमें बदलाव आएगी। एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, क्या कार्य एकदम राज्य के यदि एग्जीक्यूटिव उसके जो कार्य शक्ति है उसको भी चेंज करेंगे तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होगा, इफेक्ट आएगा। द कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस, क्या यदि गवर्नर ऑफ ऑफिस का उसमें चेंज करेंगे तो ये इम्पैक्ट नहीं डालता और इसीलिए इसको नहीं किया जाता है भाई। इसका मतलब 2 आंसर सही है और तो इसका आंसर क्या होने वाला है?
1 और 2 मतलब ए आंसर होगा। अब देखिए 39, विद द रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। तो पहले वाला में एकदम, दूसरा नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द कंटिन्यू अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। तो मेरे भाई ये 361 अनुच्छेद एकदम इम्यूनिटी देता है, बचाव देता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को रहते हुए, गवर्नर को रहते हुए कोई भी उसकी उस समय कोर्ट में उसको नहीं खड़ा किया जा सकता है, कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। एकदम सही है। अनुच्छेद 194 ये भी कहता है कि भैया मेंबर को भी यही मिला है, इम्यूनिटी मिला है कि भैया जो भी वो संसद में कहता है तो उसको उस बात के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों सही है और 39 का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? डी 1 2 3। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए 40वां। अब क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी: प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, marketing and sale of petroleum product or production of natural gas. How many of these above activity are regulated by petroleum and natural gas regulatory board in our country? सिंपल सी बात है भैया, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बात यह है कि जो भी प्रोडक्शन वाला मामला है वो मिनिस्ट्री देखती है, बाकी बोर्ड देखता है। तो इसको जितना भी है इसको हटा दो। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस ये मिनिस्ट्री देखेगी, पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री देखती है। बाकी जो रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन है या मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे बोर्ड देखता है। तो इसका मतलब 2 सही है, 2 और 3 सही है। इसका मतलब ओनली 2 सही है। इसका आंसर बी होगा। अब देखिए आगे 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। तो क्या पंचायत जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंचायत जो है वो सारे स्टेट में है? तो नहीं है भैया, नहीं है, सारे स्टेट में नहीं है। ये गलत है। जो 73rd संशोधन में, अमेंडमेंट में आया था उसमें बहुत सारे है जो इंटरमीडिएट है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिसमें इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है। अब देखिए, तो इसका मतलब पहले वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। To be eligible to be the member of पंचायत at intermediate level, a person should attain the age of 30 year। अब ना भैया, इसमें तो 21 साल है, आपको जानते ही हैं, 21 ईयर से चाहिए। और तीसरा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट constitute a commission to review the financial position of panchayat at intermediate level and to make a recommendation regarding the distribution of net proceeding of taxes and duty liable by the state between the state and panchayat at the intermediate level। ना भैया, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फाइनेंस कमीशन का होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। इसका मतलब ये तीसरा भी गलत है, क्योंकि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है ये। इसका मतलब तीनों के तीनों गलत। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मतलब इसका आंसर नॉट करेक्ट बोल रहा है। इसका मतलब 1 2 3 डी आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू बिम्स्टेक। इट इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। यह तो ठीक है भैया, 7 मेंबर है, इसके 7 मेंबर है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1990। नहीं भैया, ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था। डिक्लेरेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में। तो इसका मतलब ये वाला तो सही है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये निकल के आया था। और शुरू में जो थे वो
इसको बोला जाता था बीस्ट ईसी। बीस्ट ईसी का मतलब होती है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता था, बीस्ट आईसी। इसका मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल बोल रहा है, तो नेपाल नहीं हो सकता, इसका मतलब थर्ड भी गलत है। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज लेड बाय इंडिया, ये तो ठीक है। इसका मतलब ये कहे, इसको सिंपल सी बात कहे तो ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, क्योंकि 97 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका स्थापना हुआ था। बीस्ट ईसी है, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता था, नेपाल नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी गलत। और ये भारत तो इसमें लेड कर रहा है, मतलब 1 और 4 ठीक है। करेक्ट आंसर बतानी थी तो सी आंसर होगा इसका, 42वां का सी आंसर होगा। आगे देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपेंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। अब गांधी पीस प्राइज के कौन कौन से, तो भाई प्रेसिडेंट को छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे के सारे होते हैं। इसका मतलब सी आंसर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया छोड़ के तो इसका आंसर सी आंसर होगा। आगे देखिए, आगे देखिए 44, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूज सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड ए नेसेसरी ऑगमेंटेशन। करेक्ट रिस्पेक्ट टू गगन के बारे में, इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी। एकदम जीपीएस है, एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी के लिए बनाया गया है। इट विल अलाउ मोर इन्फॉर्म हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एकदम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इट विल प्रोवाइड ए बेनिफिट ओनली टू द एविएशन बट नॉट अदर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहा है केवल एविएशन के लिए, मतलब फ्लाइट वाइट के लिए ही ये लाभदायक है, तो नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये हर चीज़ में एक्यूरेसी देगा, रेलवे हो, बस हो, सब कुछ में। मतलब तीसरा वाला गलत है, और जब तीसरा वाला गलत है तो ये और ये सही है, मतलब 1 और 2, इसका आंसर डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। आगे देखिए 45वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रांड पैलेस पेरिस फरवरी 2025 में। ठीक है भैया, द को चेयर्ड विथ इंडिया, द इवेंट बिल एडवांटेज मेड ऑफ लेरी पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड सियोल समिट हेल्ड। ठीक है, को चेयर्ड बाय इंडिया, चेयर्ड बाय फ्रांस द्वारा चेयर्ड किया गया था। माइक्रोन जो प्रेसिडेंट थे वो चेयर्ड किए थे, और को चेयर्ड था वो भारत के पास था। तो ये वाला तो ठीक हो गया, पहला वाला। दूसरा, अलॉन्ग विथ अदर कंट्री यूएसए एंड यूके ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यूएस और यूके ने कहा था कि भैया क्या है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये सब चक्कर क्या है, ठीक है ना, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमको रिपोर्ट में डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो इसका मतलब एक सही है, और 45वां का जो आंसर होगा वो ए होगा, ए। आगे देखिए 46वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, ठीक है भाई 2026। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल रेजिलियंट टूरिज्म 2027। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये भी है 2025। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्ट्राइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029। चारों के चारों सही है दोस्तों, इसको तो याद करके रखो, इसका आंसर चारों है, डी है आंसर, इसका डी आंसर है, इसमें तो डाउट ही मत करो। आगे देखो, अब आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू ब्रिक्स। 16वां ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रसिया, काजान, एकदम ठीक है। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, 2025 में हो गया है, 2025 में हो गया है, ठीक है। द थीम ऑफ 16 ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथिंग मल्टीकल्चरलिज्म पर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी। भैया यहीं पर खेल गया है यूपीएससी, और खेल कैसे गया, तो देखो भैया मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है ये, यही एक गलत है, क्योंकि ये मल्टीलरिज्म है, ये यहीं पर खेल गया है, और इसीलिए ये क्वेश्चन ये गलत हो गया, बाकी ये दोनों सही है। इसका मतलब इसका 1 और 2 इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग लोकपाल के बारे में। क्या लोकपाल के बारे में है भाई, कि पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट एंड पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अरे नहीं भाई,
ये तो आया ही था पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो भैया ये तो एकदम गलत हो गया पहली बार। द चेयरमैन और द मेंबर शैल नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ओनली पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर हैज बीन चेयरपर्सन। अब ओनली द चीफ जस्टिस, केवल नहीं भैया चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हो सकता है और जज भी नियुक्त हो सकता है, तो ये भी इस हिसाब से गलत हो गया। एंड द चेयरमैन ऑफ मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 40 ईयर्स एज ऑन द डेट रिव्यूइंग द ऑफिस ऑफ चेयरमैन मेंबर। ये तो ठीक है, 40 साल एज होना चाहिए चेयरमैनशिप लेने के लिए, किसके, लोकपाल का। और आखिरी में है कि लोकपाल कैनट इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ना भाई ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर केवल 3 है, सारे के सारे गलत है, सारे के सारे गलत है। आगे देखिए 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। भाई न्यू दिल्ली में हुआ था, बहुत बढ़िया, ये सही है। इंडिया मैन बीट नेपाल विद द स्कोर ऑफ 78-14 द फाइनल टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन मैन कैटेगरी, ये भी ठीक है। और इंडिया वुमेन बीट नेपाल विद द स्कोर ऑफ, दोनों ने भाई, मेन और वुमेन दोनों ने, ये तो तीनों के तीनों सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3। ये स्पोर्ट्स का है और ये आपको जानना चाहिए। अब देखिए 50वां क्वेश्चन, इन द फाइनल ऑफ 45 चेस ओलंपियाड हेल्ड 2024 गुकेश बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट विनर ऑफ डिफीटिंग द रशिया प्लेयर। अब देखो भैया, ये तो गुकेश ने पहली बार तो ओलंपियाड नहीं, ये वर्ल्ड चैंपियन जीता था, वर्ल्ड चैंपियन जीता था, और ये इसलिए तो पहला गलत हो गया। वर्ल्ड चैंपियन जीता था इसलिए गलत हो गया। और दूसरा, अभिमन्यु मिश्रा अमेरिकन चेस प्लेयर हेल्ड द रिकॉर्ड ऑफ बिकम यंगेस्ट प्लेयर, ये तो है यंगेस्ट प्लेयर, इसका आंसर भी होगा 50वां का। अब देखिए 21, 22, 23। अब देखिए 91वां क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाए तो हाउ मेनी अबव आर ट्रीटेड एज अ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब होता है कि जब प्राइवेट आइडेंटिटी है, प्राइवेट लोग हैं जो पैसा एक म्यूचुअल फंड की तरह लगाएंगे और उसका उपयोग जो होगा वो किसके लिए होगा, तो डेवलपमेंट के लिए होगा। तो इसके आधार पे बॉन्ड और स्टॉक तो होगा नहीं भैया, बॉन्ड और स्टॉक नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सब, तो ये दोनों के दोनों तो नहीं होगा। हेज फंड और वेंचर कैपिटल जो है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि ये कैटेगरी 3 में है और ये कैटेगरी 1 में है। तो इसका आंसर होगा 2, 2 और 4 सही है। इसका मतलब इसका आंसर केवल 2 ओनली 2, 51 का बी आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए क्या क्या सोर्स है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, एकदम ओपन मार्केट ऑपरेशन से, या जो है क्या बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से क्या करता है, ये जो सेल करता है RBI, उसके बीच का डिफरेंसेस जो बचता है वो उसकी कमाई है, तो ठीक है, पहला वाला तो ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी को भी रेगुलेट करता है, तो ये भी सही है ये भी सही है। पेंशन एंड फंड मैनेजमेंट इसके अधीन नहीं आता भाई, ठीक है, ये इसका अधीन ही नहीं आता। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, भाई नोट्स तो यदि छापता है तो इसमें पैसा लगता है, पैसा आएगा कहाँ से, तो इसका मतलब चौथा और पांचवा तो एकदम ही गलत है। और दूसरा कौन सही है, तो पहला और दूसरा। लेंडिंग टू द प्राइवेट कंपनी, ये भी गलत है भाई, तो इसका मतलब 1 और 2, इसका आंसर 1 है, ए होगा ए होगा। और प्राइवेट कंपनी को लेंडिंग नहीं करता, क्योंकि RBI जो है वो बैंक नहीं है, वो बैंकरों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, उसका काम नहीं है प्राइवेट एंटिटी को पैसा देना। अब देखिए आगे 53वां क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, अब भाई ED के बारे में बहुत बात चलता है। इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के तहत काम करता है, तो एकदम सही है।
इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। भाई होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। तो इसका मतलब ये गलत हो गया भाई। अब देखो, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1960, ठीक। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस, ये तो ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम ऑफ डेटा एंड मैनेजमेंट, ये भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री का अंदर आता है। कैरिंग आउट द बिग डेटा एनालिटिकल एसेस टैक्स, एकदम सही है। तो 2 और 3 सही है। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, ओनली टू आंसर होगा। आगे देखो 44, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल लिस्टेड कंपनी इन इंडिया टू सबमिट ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट, BRSR। भैया ये चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो भाई क्या है, हाँ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है, सेबी करता है। सेबी स्टॉक मार्केट का राजा है भाई। सेबी चेक करता है, ये स्टॉक एक्सचेंज सेबी रेगुलेट करता है। दूसरा, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। इन इंडिया द कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मेक्स ए डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, एकदम सही है। इसका मतलब दूसरा तो सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि RBI नहीं होकर ये इस सेबी है। तो 54 का आंसर बी होगा। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन इंडिया द इनकम फॉर एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रेयरिंग इन रूरल एरिया इज एग्जेंप्टेड फ्रॉम एनी टैक्सेस। ना भैया ये सब सेकेंडरी, ये देखो एग्रीकल्चर का मतलब उसकी एलाइड सेक्टर के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए सबके लिए टैक्स जो है वो छूट नहीं है। इसका मतलब पहला वाला तो हो गया गलत। इन इंडिया द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा वाला तो सही है क्योंकि कैपिटल एसेट के रूप में एग्रीकल्चर लैंड को नहीं लिया जाता है। पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि एलाइड सेक्टर पे टैक्सेस तो लगेगा क्योंकि उससे आप बेचेंगे उससे इनकम होगा, एग्रीकल्चर पे नहीं है। इसका मतलब पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। तो पहला वाला गलत और दूसरा वाला सही, इसका आंसर डी होगा 55 का। आगे देखिए 56वां, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट इज आइडेंटिफाइड। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट 1957 empowering the central government auction mining lease and composite license for certain critical minerals। तो देखो भैया एकदम पहला वाला तो सही है कि जो USA द्वारा लीडरशिप USA द्वारा चलाई गई तो उसके अधीन ये पार्टनरशिप के रूप में है क्रिटिकल इसमें सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स में रिच कंट्री तो ही है भारत, क्योंकि इसको अभी भी इंपोर्ट कराना होता है चाइना जैसे कंट्री से। और तीसरा सही है क्योंकि पार्लियामेंट में 2023 में संशोधन हुआ था माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में। अब तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो दूसरे वाला को छोड़ के, ठीक है, ये USA ने ये प्रोग्राम बनाया था और उसके साथ ये मेंबर में है। दूसरा चीज़ें ये रिच कंट्री में नहीं आता भाई, इतना नहीं है क्योंकि हमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कराना होता है चाइना से, और संशोधन किया गया था। तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर 1 और 3 सी आंसर होगा। अब देखिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। The bond holder are leader to the company where stock holder are owner। तो देखिए भाई, कहा जाता है कि यदि ये स्टेटमेंट को देखा जाए, पहला क्या कह रहा है, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। एकदम सही, क्योंकि बॉन्ड होल्डर जो है, जो बॉन्ड होल्ड करके रखता है, बॉन्ड होल्डर का मतलब जो 365 दिन से ज़्यादा लोन देता है उसको फिक्स एक रिटर्न मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसको बॉन्ड होल्डर बोला जाता है। अब भाई यदि कंपनी बर्बाद हो गई, उसको लिक्विडेट करा जाएगा, तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा दिया जाएगा, बाद में स्टॉक होल्डर को, आखिरी में सब लोगों को चुका के स्टॉक होल्डर को दिया जाता है।
हाईली रिस्क होता है स्टॉक होल्डर, क्योंकि स्टॉक होल्डर जो होता है वो कंपनी के ओनर की तरह होता है। तो इसका मतलब पहले वाला तो स्टेटमेंट ठीक है। बॉन्ड होल्डर आर लेंडर टू द कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर आर इट्स ऑनर। तो एकदम बॉन्ड होल्डर क्या होता है कि कुछ फिक्स टाइम के लिए पैसा देता है और उसको रिटर्न मिलता रहता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन स्टॉक होल्डर का क्या है कि भैया वो एज ऑनर है तो कंपनी का लॉस उसका लॉस, कंपनी का प्रॉफिट उसका प्रॉफिट। फॉर द रिपेमेंट पर्पस द बॉन्ड होल्डर आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। एकदम पहले ही बताया, तो डूबेगी कंपनी तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को दिया जाएगा और आखिरी में किसको दिया जाएगा, तो आखिरी में ही दिया जाएगा आपके किसको दिया जाएगा। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ द एक्सप्लेन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट एंड यही आंसर होगा भाई, ए आंसर है इसका आंसर ए है। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अकाउंट फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस contract traded globally, thus experiencing a great boom. India stock market has grown rapidly in the recent past, even overtake Hong Kong at some point of time. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading to act on organized financial advisor in the regards. तो देखो भैया, पहला क्या कह रहा है कि इक्विटी ऑप्शंस स्टॉक मार्केट ग्लोबली, अब ये बूम तो करा था भारत के स्टॉक मार्केट, एकदम सही है। और 2004 में हमने देखा कि वो हांगकांग को भी पीछे कर दिया था। 2024 में ये हांगकांग को भी पीछे कर दिया था, लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी है जो कह रहा है कि नहीं है भाई, सेबी है, सेबी का काम यही है। इसका मतलब 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, और इससे मतलब इसका आंसर 1 और 2 होगा। तो आंसर पे ध्यान दीजिए भैया। आगे देखिए 59th क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमिक रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन गैसेस। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी? अब देखो भैया, सर्कुलर इकोनॉमिक ग्रीन हाउसेस गैस को रिड्यूस में काम में आता है। तो क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमिक? देखो भाई, रिसाइकिल करना, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फिर इकोनॉमिक में लेके जाना, ये सारी चीज़ें है ना, जितने भी वेस्टेज है उसको आइडेंटिफाई करके उसका प्रयोग करना, सर्कुलर इकोनॉमी होता है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउसेस में कमी तो होगी। सर्कुलर इकोनॉमी के रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज ए इनपुट। अब बार बार यदि काम लायक चीज़ें हैं जो वेस्टेज है उसका प्रयोग करोगे तो इनपुट में कमी तो आएगी। या सर्कुलर इकोनॉमी के रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी ठीक है। इसका मतलब तीनों के तीनों ठीक है, और इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन, बहुत तरीके से अच्छी बात है। तो ये हो गया भाई तुम्हारा आंसर ए। आगे देखिए 60वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट द लाइबिलिटी और कॉज द रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है भाई? कैपिटल रिसिप्ट भाई एसेट क्रिएट करता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो एसेट क्रिएट नहीं करता है, वो खर्चे में चला जाता है, जैसे सैलरी हो, सारी चीज़ें हो। तो कैपिटल जो रिसिप्ट होगा लाइबिलिटी को क्रिएट करेगा, बात तो एकदम सही है। और रिडक्शन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट एकदम सही है। बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिसिप्ट, ये भी ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भाई बोरोइंग एंड डिस इन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिसिप्ट एकदम, क्योंकि बोरोइंग करोगे तो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा और डिस इन्वेस्टमेंट यदि करते हो तो कैपिटल के गवर्नमेंट को कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो एकदम सही है। इंटरेस्ट रिसिप्ड ऑन ए लोन क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यदि इंटरेस्ट रिसिप्ट करते हो लोन से तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, नहीं करता है भाई? इंटरेस्ट से तो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना। ये रेवेन्यू है उसका, तो रेवेन्यू की तरह यूज होता है। इसका मतलब 1 और 2 सही है, बाकी तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका मतलब 60 के जो कुछ आंसर होंगे वो ए होंगे, ए। आगे देखिए, आगे देखिए 61वां 61 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसेडोनिया। हाउ मैनी ऑफ दिस अबव द मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि इसके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिया नाटो मेंबर नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया।
बल्गेरिया आपके नाटो मेंबर 2004 से रहा है। क्रोएशिया 2009 से रहा है, ये भी ठीक है। सर्बिया नहीं रहा है। स्वीडन ये आपके नाटो मेंबर रहा है। और नॉर्थ मैसेडोनिया 2023 में लेटेस्ट है। तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया को हटा दिया जाए 1 और 2, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 2, तो 4 ठीक है दोस्तों, ओनली 4 मतलब बी आंसर होगा इसका 61वां का। अब देखिए 62 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, बोलोविया, कोलंबिया, पैराग्वा, ब्राज़ील, इक्वाडोर और वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी अबव कंट्री। तो इनमें से कहाँ पर एंडीज माउंटेन पास करता है, इसको ध्यान से देख। तो इसमें से बोलोविया करता है, कोलंबिया करता है, इक्वाडोर करता है और वेनेजुएला करता है। ब्राज़ील और पैराग्वा जो 2 कंट्री है जो एंडीज माउंटेन नहीं करता है। इसका मतलब 2 2 4, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक तंगानियाका, लेक टोनले सैप और पटोज लागून। हाउ मेनी ऑफ द डेज इक्वेटर पास। इसमें से इक्वेटर कहाँ से पास होता है, तो भैया अफ्रीका में है लेक तंजानिका, यहीं से पास होता है। इसका मतलब इसका ओनली 1 आंसर होगा 63 का, 63 का, ठीक है। तो इसका मतलब लेक तंगानिका ये ब्राज़ील में है, लेक टोनले सैप ब्राज़ील, और पाटोस लागून है जो एक कंबोडिया में है, कंबोडिया में। ये दोनों इक्वेटर पे नहीं है, इसका मतलब ये दोनों से पास नहीं होता है। कहाँ से पास होता है, तो अफ्रीका का यही। तो इसका आंसर ओनली 1 ए आंसर होगा 63 का। आगे देखिए 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्यूमेरिक ड्यूरिंग द पीरियड 2023 और 22 और 23। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ट्यूमेरिक इन द वर्ल्ड, एकदम सही है। मोर देन 30 वेराइटी ऑफ ट्यूमेरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और मेजर ट्यूमेरिक प्रोड्यूस स्टेट इन इंडिया, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा हल्दी प्रोड्यूस करने वाला है, 30 प्रकार के हल्दी के वेराइटी है भारत में। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु ये जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हल्दी उपजाई जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब आंसर इसका कौन होगा, 1 2 3 तीनों आंसर्स ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, विच आर द फॉलोइंग आर द एविडेंस द फेनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कौन कौन सा फिनोमिना जो है इस पर लागू होता है। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट मैचेज विद दोज ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका। अभी याद तो ये देखा जाए द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का द बेल्ट एंशियंट रॉक ऑफ ब्राज़ील कोस्ट मैचेज विद दोज ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका, एकदम यही है जहाँ से ये कहा जा सकता है कि वाला तो ठीक है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर ड्राइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द 2 कॉन्टिनेंटल लेड डाउन बाय द साइड। गोल्ड डिपॉजिट पालसर मिला है, गोल्ड डिपॉजिट तो नहीं, तो ये वाला गलत है। और तीसरा, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, वाला सही है, जैसा ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो। तो 1 और 3 ठीक है, इसका 1 और 3 ठीक है। इसका मतलब आंसर इसका ए होगा।